Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो आज हम बात करने वाले हैं CUET PG 2024 से जो आपका पार्ट ए रिमूव कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्ट ए क्या था। तो देयर वाज 2 पार्ट्स इन CUET PG जो आपका CUET PG LLM के लिए बेसिकली 2024 होने वाला था मार्च में, अभी भी होने वाला है। तो उसमें 2 पार्ट्स आते थे, एक पार्ट ए होता था, एक पार्ट बी होता था। ठीक है, पार्ट ए में आपका बहुत ही जनरल टेस्ट वो था जिसमें कि आपके इंग्लिश का सेक्शन होता था, आपका लॉजिकल रीजनिंग आता था, साथ ही साथ में इसमें लीगल एप्टीट्यूड तो आपका लॉ वाला से रिलेटेड पूरा पार्ट बी में पूछ लेते थे, लेकिन मैथ्स वगैरह भी इसमें पूछते थे। ये 25 मार्क्स का होता था, 25 क्वेश्चंस होते थे सॉरी, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता था। ऑन द अदर हैंड जो आपका पार्ट बी था उसमें 75 क्वेश्चंस होते थे एंड वही अगेन 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड पूरा का पूरा लॉ सेक्शन रहता था। काफी वास्ट सिलेबस था पहले भी और अभी भी काफी वास्ट सिलेबस है एब्सोल्युटली, बट द थिंग इज कि पार्ट ए को हटा दिया गया है। तो पार्ट ए को जो कि 25 मार्क्स का था, क्या उसको हटाने के बाद क्या इन्होंने इसमें ज्यादा मार्क्स ऐड ऑन कर दिए हैं लॉ वाले सेक्शन में? ऐसा नहीं है, अभी भी इन्होंने 75 क्वेश्चंस ही रख रखे हैं एंड वही फॉर्मेट है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग विल बी ऑफ 1 मार्क ईच। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पार्ट ए को हटाने के बाद आखिर क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं एंड साथ ही साथ CUET PG 2024 अगर आप देने वाले हो तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, आज है लास्ट 31 दिसंबर जब तक आपका ये ऑफर वैलिड है। अगर आप न्यू ईयर में CLAT PG 2025 की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये बैच, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 35% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी के सारे CLAT PG सब्सक्रिप्शंस पे। 4 मंथ्स का लेना चाहते हैं, 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, 18 मंथ्स का, जो भी प्लान आप लेंगे आपको 35% ऑफ मिलेगा, लेकिन यू हैव टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल दिस ऑफर। जी हाँ, MSING10 ये आपको यूज करना पड़ेगा कोड अगर आपको 35% ऑफ चाहिए। इससे ज्यादा ऑफर कभी नहीं आया है और ना आने के चांसेस हैं। अभी फिलहाल के लिए तो आपके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, न्यू ईयर की बात है, यू कैन किक स्टार्ट योर 2024 की प्रिपरेशन विद this 35% off on all the CLAT PG subscriptions। वैलिड है आज 31 दिसंबर 12 बजे से पहले तक, तो आप जल्दी से देरी मत करो, क्विकली इसको कर लो। और अगर आपके जानने में कोई है जो लेना चाहता था, जिसने कभी आपसे शेयर किया हो, आपका फ्रेंड हो या आपका कोई भी भाई बहन हो, अगर उन्होंने शेयर किया हो कि हाँ वो परचेज करना चाहते थे, तो डू लेट देम नो। इसी के साथ अचीवर्स बैच हमारा CLAT PG 2025 के लिए 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम पर मैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा रही हूँ। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो बैच को, तो अगेन आप MSING10 ये कोड यूज करोगे तो आपको 35% ऑफ अभी मिल जाएगा आज 31 दिसंबर 12 बजे से पहले। CLAT PG प्लस प्रोग्राम्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है, लाइक यहाँ पे आपको 350 प्लस लाइव क्लासेस मिलती हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एजुकेटर्स अपने पार्ट पे भी करवाते हैं, कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं। इन क्लास PDF आपको डेली केस एनालिसिस का प्रोवाइड होता है, साथ ही साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया तो ये रहा QR कोड, फटाफट से इसको स्कैन करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। किस किस चीज़ की अपडेट्स, तो आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेंगी YT वीडियोस की, जितने भी YT सेशंस हमारे होते हैं उसकी वीडियोस के आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप हमारा YT चैनल जो कि है लेट्स क्रैक CLAT PG, आप उसको जाके भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मतलब यही वाला जो चैनल जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी जरूर करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार नहीं भी आए हैं तो भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि आखिर सिलेबस क्या है, सिलेबस पे चेंजेस क्या हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था जिसमें CUET के बारे में मैंने डिटेल में बात करी थी, तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि आपके एग्जाम का जो कोड है दैट इज ये। ठीक है, ये आपके कोड LLM के एग्जाम का कोड है। तो सिलेबस इसके लिए अलग से ऐसे ही मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द सिलेबस डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 75 ही पहले भी होते थे, अभी भी होंगे। तो क्या चेंजेस है फिर? ऑल क्वेश्चंस
देखो द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन, ऐसे लिखा है कि क्वेश्चन पेपर है उसमें पूरे 75 ही क्वेश्चंस होंगे। दे हैव नॉट मेंशन कि पार्ट बी होगा जिसमें 75 होंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपका यहाँ पे लॉ आ जाता है तो डेफिनेटली वही रहेगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी होंगे, मतलब ऑप्शनल नहीं रहेगा। एंड क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। ये हो गई जनरल से इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मूविंग फर्दर, अगर हम डिटेल में अब एक एक सब्जेक्ट पे देखें तो हम पहले देखेंगे इसमें एक एक करते हुए कितने हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब सारे कुल मिला के कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और फिर मैं उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आप किस तरीके से अब से अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 11 मार्च के बाद समथिंग आपका पेपर स्टार्ट है। तो अब आपको सीधी बस सी बात पता है कि मार्च में तो इतना टाइम है ही नहीं आपके पास, अब जैन और फेब 2 महीने हैं आपके पास, तो उस 2 महीने में आप अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा वैसे 2 पार्ट्स होते हैं, तो ये अभी आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, जिसमें आपका पहला जो है यूनिट वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री इन द सेंस कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस हो गई, क्लासिफिकेशन है, ऑफर एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेशन होता है, जो रेवोकेशन है, एकदम बेसिक सी चीजें जो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो वो इसमें पूछी जा रही है। सॉरी। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो इनविटेशन टू ऑफर है, टेंडर है, कंसिडरेशन है, नीडम पैक्टम, एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, एक्सेप्शंस आ गए, लॉफुल कंसिडरेशन। उसके बाद देखो ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिख रहा है यहाँ पर कुछ नया, जो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने सेमेस्टर्स में ना पढ़ा हो। देन आगे अगर हम बढ़े तो यूनिट 2 आपकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जिसमें माइनर का अग्रीमेंट और उसके इफेक्ट्स की बात हो रही है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की बात हो रही है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, फ्री कंसेंट, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, ये सब हो गया। देन लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जिसमें आपको पता है एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ये सब आते हैं, एक्सेप्शंस हो गए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है। आधे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो दिख गया हमें। अब उसके बाद यूनिट 3 आपकी अगेन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरियस मोड्स, ठीक है, जिसमें आपका लाइन से दे रखा है, बहुत छोटा सा सेक्शन है ये, लाइन सेक्शन बेस्ड ही है ये वाले। हाँ, फ्रस्ट्रेशन है जिसमें आपका थोड़ा सा केस लॉज आ जाते हैं, अदरवाइज ये सब ऐसे है। बाय ब्रीच भी, अब ब्रीच वाले में देखो, ब्रीच फॉर कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडीज वाले के लिए अलग से यूनिट दे दी। अगेन इसमें केस लॉस है ना, हेडली वर्सेस बग्सनडेल वगैरह का, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, असरटेनमेंट ऑफ डैमेजेस, इंजंक्शन हो गया, रेस्टिट्यूशन हो गया, ये सब आप इसमें देख सकते हो। देन कमिंग टू यूनिट 5, तो ये देखिए SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन्होंने यूनिट 5 में रख दिया है, ठीक। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जिसमें आप रिकवरी देख रहे हो, जिसमें आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हेन ग्रांटेड नॉट ग्रांटेड दिख रहा है, हु में ऑब्टेन एंड अगेंस्ट हुम डिस्क्रिशनरी रेमेडी दिख रही है, पावर ऑफ कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ है, मतलब पूरा आपको यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यूनिट 5 में करके दे दिया। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट का अकेले इतना सब्जेक्ट दिख रहा है, अभी मैं तो कह रही हूँ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा पोर्शन अभी, जिसमें बेलमेंट और प्लेज ये सब पूछा जाएगा। काफी वास्ट सिलेबस है, मतलब कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ पूछ लिया है। एंड आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू कंप्लीट दीज थिंग्स। तो मैं आपको यही यहाँ पर सजेशन दूंगी कि देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उसी को पढ़िए, मतलब एक एक टॉपिक में जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इंपॉर्टेंट सेक्शन, मतलब सेक्शन हो गया पहले तो क्या कहता है, फिर उसके बाद आप उसमें इलस्ट्रेशंस देख सकते हो। अगर इलस्ट्रेशंस बेस्ड वाला सब्जेक्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे IPC, हाँ सबसे बड़ी बात अभी हम देखेंगे कि इसमें क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि इन्होंने नया सिलेबस दिया है तो आपका डेफिनेटली आपका पुराना ही आने वाला है, बाकी अभी हम देख लेंगे एक बार। और तो IPC में इलस्ट्रेशंस है, बाकी केस लॉज हो गए, तो ये सारी चीजें बस आप देख सकते हो इतने कम समय में, और तो क्या ही देखोगे, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो अलग बात है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, मतलब यूनिट 1 में बेसिक चीजें, सेलिएंट फीचर्स, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स अकेले यूनिट 1 में लिख दिया है। अब अपने आप में फंडामेंटल राइट्स कितना बड़ा है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन कितना छोटा सा लग रहा है ना, लेकिन जितना इन्होंने लिख दिया है ना इसमें सब कुछ आ गया है। यूनिट 2 में इन्होंने DPSP दे दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज दे दिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पूरा, बाइकेमरलिज्म, लेजिस्लेटिव, पूरा लेजिस्लेचर कवर कर दिया है इसमें।
देन उन्होंने एग्जीक्यूटिव आपका कवर कर दिया है। देन यूनिट 3 में आप देख सकते हो जुडिशियल प्रोसेस पूछ रहे हैं, नेचर जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 32 में, 226, 227 में। फिर पूरा जुडिशरी पूछ रहे हैं आपका, कोर्ट सिस्टम, जजेस का अपॉइंटमेंट कंडीशंस उनका। फिर पीआईएल है, फिर एक्टिविज्म और रिस्ट्रेंट में क्या अंतर होता है। फिर फेडरलिज्म का कंसेप्ट भी पूछ लिया, सेंटर स्टेट रिलेशंस पूछ लिए, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स इस तरीके से पूछ रहे हैं। एंड देन इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सर्विसेज अंडर द स्टेट लायबिलिटी। इतना सब कुछ करके सब कुछ पूछ लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी सब कुछ आ रहा है। कमिंग टू, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वाज द सेकेंड सब्जेक्ट। कमिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये है आपका तीसरा, जिसमें आपका इवोल्यूशन पूछ रहे हैं पहले में, देन जनरल डिफेंसेस, वाइकेरियस लायबिलिटी, देन नेग्लिजेंस, न्यूसेंस टाइप के आपके पूरे जो है टॉपिक्स वो पूछ रहे हैं। देन टॉर्ट्स अगेंस्ट पर्सन, अफेक्टिंग बॉडी, अफेक्टिंग डोमेस्टिक अदर राइट्स, इस सब तरह का। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी टॉर्ट्स में पूछ लिया। फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू लॉ लिखा हुआ है, ये फोर्थ सब्जेक्ट हो गया, जिसमें इंट्रोडक्शन, एक बेसिक चीजें स्कूल्स वगैरह के बारे में हो गई। फिर मैरिज एंड किनशिप, ठीक है, मैरिज के सारे प्रोविजंस हो गए इसमें, देख लो डाउरी भी दिख रहा है इसमें, डाउरी भी। देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, मिताक्षरा दिख रहा है इसमें आपको, कर्ता का पूरा कंसेप्ट है। देन इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, पूरा का पूरा इनहेरिटेंस, स्त्रीधन वगैरह सब इसमें आ गया, गिफ्ट आ गया, विल आ गया, विल का कंसेप्ट। देन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप से रिलेटेड लॉज, तो इसमें पूरा मेंटेनेंस उनका, एंड देन पूरा एक्ट, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट आईपीसी, अब आप देख सकते हो ये पुराना ही आईपीसी है, नया आईपीसी आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको पुराना ही सब पढ़ना है। देख सकते हो सेक्शन 6 से 33, 39 से 52A, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 था ना, तो सारी चीजें। तो यूनिट 1 में जनरल प्रिंसिपल्स इन्होंने क्राइम के रख दिए हैं, एक एक टॉपिक आप देख सकते हो, सब मेंशन कर रखा है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मेंशन कर रखा है तो अब इसके बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो एक एक टॉपिक इसमें से उठाइए और पढ़ लीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। जनरल एक्सेप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे मतलब जनरल एक्सेप्शंस हो गया, फिर आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये सेक्शंस आप देख सकते हो, तो ये सेक्शंस को आपको कवर कर लेना है। अच्छी बात ये है कि जो आपने पहले से पढ़ रखा था आपको वही पढ़ के जाना है रिवाइज करके, आपको नया वाला नहीं अभी पढ़ना है। देन ऑफेंसेस, अब ह्यूमन लाइफ वाले, मिसकैरेज हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, बॉडी वाले जितने भी हैं, किडनैपिंग, अबडक्शन अलग से बॉडी वाला फिर इसमें दे दिया है, फिर इसमें प्रॉपर्टी वाले भी रख दिए हैं साथ में। देन मिसचीफ प्रॉपर्टी वाला बचा कुचा यूनिट 5 में रख दिया है। फिर देखिए कॉन्ट्रैक्ट 2 आ गया, मैंने कहा था ना कि अभी 1 के बाद 2 जरूर आएगा। ये आपका 5 था, ये आपका 6 हो गया, ठीक है, 6 नंबर। अब देखो इंडेमनिटी का कंसेप्ट इसमें है, बेलर बेलमेंट का कंसेप्ट इसमें है, एजेंसी का कंसेप्ट हो गया, देन पार्टनरशिप एक्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 में आ गया, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इसी में है, देन हायर परचेज एक्ट भी इसी में है। तो कितना कुछ पूछ रहे हैं भाई, कितना कुछ पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद कंपनी लॉ आपका 7th नंबर पे है, तो कंपनीज एक्ट का पहले तो उन्होंने प्रोविजंस पूछ लिए, प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पूछा, यूनिट 3 में इशू ऑफ शेयर्स पूरा पूछ रहे हैं, 4 में सेबी एक्ट पूछ रहे हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पूछ रहे हैं, रूल्स। देन यूनिट 5 में फीमा हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया। देन कमिंग टू प्रॉपर्टी लॉ, तो प्रॉपर्टी लॉ आपका कौन सा नंबर हो गया, 8 नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ। अब प्रॉपर्टी लॉ के लिए एक और चीज आपको बता दूं गाइस, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आपको पता रहे कि प्रॉपर्टी लॉ इज टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आप जाके स्पेशल फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे जाके मेरा नाम सर्च कर सकते हो, मंजरी सिंह, एंड यू विल फाइंड देयर फ्री क्लासेस का कॉलम, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। मैं इस टाइम पे टीपीए पढ़ा रही हूँ, तो टीपीए की क्लासेस अगर आप करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप वहां पर जाके चेक कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कुछ भी पैसे आपको नहीं देने, कोई फीस नहीं देनी है। मैं रोज वो डेली क्लास लेती हूँ, इनफैक्ट आज भी वो क्लास है मेरी, तो मैं डेली वो क्लासेस लेती हूँ। कभी कभार संडे को नहीं होती है, मतलब संडे को जनरली नहीं होती है, बट आज संडे को है, तो मेक श्योर कि आप अगर अपनी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं और आप टीपीए पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीपीए बाय एक्ट ऑफ पार्टीज इंटर वाइवोस, कांसेप्ट मीनिंग इमूवेबल, देन डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हो गया, देन मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, लॉ ऑफ ट्रस्ट विद फिड्यूशियरी रिलेशंस। देन नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इवोल्यूशन, पहले जनरल वाली चीजें, फिर लेजिस्लेटिव पावर एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर जुडिशियल पावर एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशियल कंट्रोल पूछा है, देन कॉर्पोरेशंस एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। अब देखो हिंदू लॉ ऊपर दिया था, अब मोहम्मदन लॉ बाद में दे रहे हैं, फिर लाइन से
नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दे दिया था, अब उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट 2 कहाँ पे दिया है, मतलब कि एक बार तुम्हें धक्का ना लगे, अच्छा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, नहीं नहीं नहीं, हम बाद में देंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 इसमें डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ, बेसिक चीजें, फिर कन्वर्जन कंसिक्वेंसेज ऑन द फैमिली, जिसमें मैरिज, गार्जियनशिप, ये सब हो गया। देन मैट्रिमोनियल रेमेडीज हो गए इस्लामिक लॉ, विल एंड इनहेरिटेंस हो गया, देन विल्स का कॉन्सेप्ट, फिर तो ये सब पांचों यूनिट इसमें ऐसे हो गई। फिर इन्वायरमेंटल लॉ का आता है आपका, तो आइडिया ऑफ इन्वायरमेंट, फिर इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड द लॉ हो गया, फिर इंटरनेशनल लॉ एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन हो गया, देन उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया, मतलब सब कुछ। अब इसमें एक्ट आप देख रहे हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, प्लांट वेराइटीज एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, नॉइज पोल्यूशन है, एयर एक्ट है, मतलब भर भर के, वाटर एक्ट है। इतना कैसे बच्चे पढ़ेंगे, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे लग रहा है 75 क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या एक सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन पूछोगे क्या? फिर उसके बाद कमिंग टू लेबर लॉज, 12th नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है। लेबर लॉज अभी हम आधे पर आए हैं, आधे पे लेबर लॉज। तो लेबर लॉज में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आपको पता है लेबर लॉज में ऑलरेडी इतने सारे एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ट्रेड यूनियंस है, वर्कमैन कंपेंसेशन हो गया, देन उसके बाद ये लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन से रिलेटेड देखिए ये वाले एक्ट्स हो गए, कितने सारे इसमें हैं। देन मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला है। देन इसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ 2 करके दे रखा है इन्होंने, जिसमें क्रिमिनल लॉ 2 में इन्होंने सीआरपीसी दे दिया है, जुवेनाइल दे दिया है, एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स, तीनों एक साथ दे दिया। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आपका जो 1 to 4 यूनिट है, ये आपका सब सीआरपीसी है, ये आपका सब सीआरपीसी इन्होंने दे दिया है। एंड फिर आपका 5th में इन्होंने जुवेनाइल का एक सेलिएंट फीचर्स दे दिया, एंड देन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स का सेलिएंट फीचर्स दे दिया। बाकी आप सीआरपीसी में ये सारे टॉपिक देख पा रहे हो। अब जूरिस्प्रूडेंस अगेन 14th नंबर, मीनिंग नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, बेसिक वाली चीजें, स्कूल्स वगैरह डाल दिए उसमें। फिर पनिशमेंट वगैरह वाली चीजें यूनिट 2 में लिख दिया। देन सोर्सेज ऑफ लॉ यूनिट 3 में है, लीगल कंसेप्ट यूनिट 4 में है, जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज है, पोजीशन ओनरशिप है, माइनर का स्टेटस, अनबॉर्न का स्टेटस, ड्रंकन रेड पर्सन का, ल्यूनेटिक पर्सन का, ये सब इसमें रख दिया है। अगेन जूरिस्प्रूडेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी आप जाके मेरे स्पेशल क्लासेस में देख सकते हो, मैंने काफी सेशंस वहां पे कर रखे हैं रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द क्लैट पीजी, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। देन लाइबिलिटी का कंसेप्ट यूनिट 5 में हो गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो अगेन ये थोड़ा सा अजीब वाला सब्जेक्ट है, किसी को सबको पढ़ना इतना नहीं समझ में आता। प्रोफेशनल एथिक्स वाला सब्जेक्ट है, जिसमें बेसिक चीजें यूनिट 1 में, देन ड्यूटी टू द कोर्ट, ड्यूटी टू द प्रोफेशन, ड्यूटी टू द ओपोनेंट, ये सब यूनिट 2 में हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यूनिट 3 में, जिसमें जजमेंट्स मेंशन कर दिए आपको कौन कौन से जजमेंट्स मेजर देखने हैं। फिर सेलेक्टेड ओपिनियन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, देन अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स, बुक कीपिंग का कंसेप्ट, ये सब इसमें फाइनल अकाउंट्स का यूनिट 5 में देख सकते हैं आप। फिर अब सीधी सी बात है, मुझे नहीं लगता कि सबके लिए पॉसिबल है इतना सब कुछ पढ़ पाना। डेफिनेटली हर कोई सब कुछ नहीं पढ़ेगा, जिसका जो फोटे होगा वो वही करके जाएगा। तो मेरे हिसाब से भी यही आपको करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जो करके आओ आप सॉलिड करके आओ, आपकी तरफ से उसमें कोई गलती ना हो। तो मेक श्योर कि जितने भी सब्जेक्ट है उसका 80% आप करके जाइए, 20% आप छोड़ भी सकते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत आपको तुक्का तो लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज से आता होगा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन जो करके जाना उसको अच्छे से। ये ना हो कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में क्या करो आप कि किसी में भी बेस्ट ना कर पाओ, राइट। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में तो आपको सब पता ही है, बेसिक चीजें ये हो जाती हैं। फिर रिकॉग्निशन वाला सॉवरेनिटी का कंसेप्ट पूछते हैं, फिर लॉ ऑफ द सी वगैरह का कंसेप्ट होता है, एक्स्ट्राडिशन, असाइलम, इन सब का पूछते हैं। देन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं। नेक्स्ट 17 ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस ह्यूमन राइट्स का नेचर, बेसिक चीजें। फिर यूनिवर्सल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, जिसमें आईसीसीपीआर हो रहा है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ, वही आईसीईएससी पूछ रहे हैं, फिर यूडीएचआर भी पूछ रहे हैं। देन रीजनल प्रोटेक्शन यूरोपियन सिस्टम हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, ह्यूमन राइट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स हो गया। बहुत है भाई, बहुत है। देन आरटीआई अलग से पूछ रहे हैं, जिसमें आपका एक्ट, आरटीआई एक्ट का डेफिनेशन वगैरह हो गया। देन सीआईसी का कंसेप्ट पूछ रहे हैं। देन इतने सारे एक्ट उसके अंदर फिर पूछ रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड रूल, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। देन इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। बैंकिंग लॉ की बात करूं, बैंकिंग लॉ की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग लॉ में फिर इंडियन बैंकिंग का स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब इतना कुछ देखने को मिल रहा है। फिर इंश्योरेंस लॉ भी पूछ रहे हैं भाई,
ठीक है। इंश्योरेंस लॉ देख सकते हो, ये हो गया। फिर उसके बाद कमिंग टू और एडीआर का, अब मैं इतना ज्यादा तो नहीं अंदर का मैं एक एक चीज देख सकती हूँ, अब आप देख लेना आराम से। 21 एडीआर, 22 सीपीसी एंड लिमिटेशन एक्ट, ये भी पूछ रहे हैं, सीपीसी भी पूछ रहे हैं, ऑर्डर्स वगैरह देखो सब कुछ पूछ रहे हैं। उसके बाद 22, देन 23 आईपीआर। अब आईपीआर में अगेन आपको मालूम है कितना डिटेल है, कितने सारे एक्ट हैं। 24 पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, 25 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, 26 कंपटीशन लॉ, 27 लॉ ऑफ एविडेंस, पुराना वाला ही है, ठीक है, पुराना वाला ही है। 27 हो गया। 28 टैक्सेशन, 29 आईपीआर 2 पूछ रहे हैं अलग से, आईपीआर 1 आईपीआर 2। 30 व्हाइट कॉलर क्राइम्स, अब ये भी नहीं कह सकते छोड़ दो, व्हाइट कॉलर क्राइम्स तो अभी पिछली बार इतने ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। 31 वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड लॉज, 32 लॉ रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, खत्म। 32 सब्जेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, 32 सब्जेक्ट। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक जल्दी से स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। भाई देखो 32 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब इन 32 सब्जेक्ट्स में आपको पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज योर मेजर, ठीक है। व्हाट आर द मेजर सब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर द माइनर सब्जेक्ट्स, आपका नहीं, पहले मेजर और माइनर क्या है। उसके बाद आपको अपना देखना पड़ेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, मेरा वीक क्या है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, मेजर और स्ट्रॉन्ग ये जहां पे कोलाइड करेगा तो मेक श्योर कि पहले आप उसको कर लो, ठीक है। नंबर 1 पे आपकी जो प्रेफरेंस होगी, जो आपका मेजर भी है और आपका स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, आप उसको पहले अच्छे से करके किनारे कर दो। सेकेंड नंबर पे आप आओगे माइनर पे, सेकेंड नंबर पे माइनर पे आओगे, थर्ड नंबर पे आप वीक पे आओगे, ये आपका प्रेफरेंस रहने वाला है, ठीक ठीक। लेकिन मेजर और स्ट्रॉन्ग जो आपका साथ में है वो तो करोगे ही करोगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप इसी में, इसी पहली लाइन में जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा, फिर उसके अलावा आपके स्ट्रॉन्ग क्या है उसको कर लिया, फिर आपने उसके बाद क्या करा, आपका जो मेजर बच रहा है। ये जब लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और मेरे ख्याल से शायद 1 महीना आपको इसी में लग जाने वाला है, फिर आप बचा हुआ 1 महीना इस पे दे सकते हो। लेकिन जब बचा हुआ इस पे 1 महीना दोगे तो मेक श्योर कि आप इसका बाद में रिवीजन भी करते रहें। अब अगर कहने की बात यहाँ पे मैं देखूं तो आपको मैंने अभी कहा कि भाई 2 महीने का आपके पास टाइम है, ठीक है, यू हैव 2 मंथ्स। अब 2 मंथ्स है और आपके पास लगभग 32 सब्जेक्ट है। मैं कह रही हूँ कि 32 में आप अगर 20 पढ़ने का हिम्मत जुटा पाते हो, ठीक है, 20। तो अब सीधी सी बात है, कोशिश क्या करोगे कि 10 सब्जेक्ट 1 महीने में पढ़ो, 10 सब्जेक्ट 1 महीने में पढ़ो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जितने भी सब्जेक्ट का कर रहे हो, तो मैंने जैसा कि कहा, पहले मेजर एंड स्ट्रॉन्ग वाला जो पूरा पोर्शन है उसको आपने 1 महीने में, 1 मंथ में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो माइनर है और जो वीक वाला कंसेप्ट बच रहा है उसको आप बाद के 1 महीने में करो, लेकिन साथ ही साथ आप इसका रिवीजन करो। अब इससे क्या है, आप बहुत फर्म डिटरमिन्ड होके मत चलो कि आप 20 ही करके जाओगे। इससे आप ये क्या होगा ना, आपने समझ लिया ना कि अब इसकी वेटेज क्या हो सकती है। मतलब हम सबको पता है कि जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन में, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, आईपीसी इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी इंपॉर्टेंट है। तो जब हमें इतने पता है इंपॉर्टेंट है, तो मेजर में तो ये सब आ गए ना, तो मेजर में आप इतने सारे कर लो। फिर उसके बाद मैं चाहूँ तो एक वीडियो बना दूंगी अलग से, लिस्ट आपकी सीयूईटी के लिए कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स आपके किस हिसाब से हो सकते हैं और आप कितना समय डेडिकेट करो। मैं एक वीडियो इसी पे बना दूंगी, हाउ मच टाइम टू डेडिकेट टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आप इसमें देख सकते हो कि आपको कितना समय देना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना पढ़ना है। टाइम टू टाइम मैं कोशिश करूंगी स्ट्रैटेजी वीडियोस लाती रहूं इस पे आपकी हेल्प करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे बूस्ट हो पाए और कैसे आपको समझ में आए कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, कहाँ पे हम सही जा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से क्या करोगे आप, ये आपका टाइम डिवीजन पूरा हो जाएगा 1 महीने का। अब उस 1 महीने में आपने क्या किया, इसका रिवीजन भी 1 मंथ में, इसका पहले वाले का, ऊपर वाले का रिवीजन भी करा, ठीक है। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको ये करना है कि प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ चीजों को। प्रैक्टिस सेट्स लगाने यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते जा रहे हो आप उसके क्वेश्चंस लगाते जाओगे, साथ साथ आप उसके क्वेश्चंस लगाते जाओगे। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सोचो पहले पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें फिर लास्ट में बैठ के लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है।
प्रैक्टिस सेट्स आपके लग जाएंगे। प्रैक्टिस सेट जहां पे आपके लगते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास मेजर चीज जो आती है वो है मॉक्स। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अगर कोई भी कोचिंग कर रहे हो, आप कहीं पर भी कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे भी है, तो वहां पे आप सीयूईटी के मॉक्स जरूर अवेलेबल हो, जहां पर वहां पे आप सीयूईटी के मॉक्स परचेज कर लें और आप उस को पूरा पेपर लगाइए, क्योंकि आपको कंप्लीट पेपर 32 सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट पेपर जो मिलेगा, आप समझ सकते हो फिर आपकी तैयारी आपको समझ में आएगी कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। एंड मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप उसको भी जरूर लगा लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप उसको भी लगा लीजिए। ज्यादा पेपर्स अवेलेबल नहीं है लेकिन उतना भी लगा लीजिए, और साथ ही साथ अलग अलग जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वो हुए हैं एंट्रेंस टेस्ट, इससे पहले होते थे, है ना, एंट्रेंस टेस्ट इससे पहले जो होते थे, आप उनके पेपर जरूर लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल BHU के, DU के, ठीक है, अच्छे अच्छे जगह के जरूर लगा लीजिए। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा पेपर कैसा है, क्वेश्चंस का एक बल्क मिल जाएगा। ये मत सोचना सीयूईटी के लिए ही क्वेश्चन है कि नहीं है, आपको एक सब्जेक्ट से मतलब है, उस सब्जेक्ट पे जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं मेक श्योर कि आप सब लगा लो, क्योंकि टाइम पढ़ने का कम है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि सबसे पहले आप दिन का काम क्या करा करिए, सबसे पहले आप एक प्रैक्टिस करा करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, अपने सिलेबस और सिलेबस को निकाल के रख लो प्रिंट में, और जरूर उसके साथ साथ पढ़ो। ये नहीं है कि अभी तक मैं जैसा पढ़ता था वैसे पढ़ना है, A to Z मुझे सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है आपको। आप देख पा रहे हो सिलेबस कितना लेंदी दे रखा है, सिलेबस में कितना कुछ पूछा जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप उसमें से भी इम्पोर्टेंट छांटो, क्योंकि आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे 2 महीने में। तो अब उसमें आपको ये देखना है कि इस टॉपिक पे मैंने जब तैयारी करी है, प्रिपरेशन में और भी पेपर देता रहता हूँ, अगर और भी पेपर मतलब देते हो तो मेक श्योर कि आप वहां पे एक सॉर्ट आउट कर पाओ, ठीक है, फिल्टर कर पाओ कि आप उस पर्टिकुलर पेपर के लिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़ते हो, फिर उन टॉपिक्स को आप वही करो। जैसा कि मैंने क्या कहा कि बेयर एक्ट, आपको पता है बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बेयर एक्ट के बिना कुछ नहीं है, तो आप पहले बेयर एक्ट से सेक्शन पढ़ो, सेक्शन के बाद यू जस्ट गो फॉर इलस्ट्रेशंस, ठीक है, उस सेक्शन को समझने के लिए अगर इलस्ट्रेशंस दिए हैं, एंड देन गो फॉर द केस लॉज। अब केस लॉज 2 तरीके के होंगे, एक आप केस लॉज पढ़ोगे लैंडमार्क, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, एक लैंडमार्क और एक होगा रीसेंट। ठीक है, लैंडमार्क आप जो सब सारे केस लॉज जो पढ़ते आए हो अभी तक, फर्स्ट इतना पुराने से कि ये होता है इंपॉर्टेंट, वो केस लॉज यहाँ पर आ जाएंगे, और रिसेंट के जो अभी आए हुए हैं। तो रिसेंट केस लॉज के लिए आप यूट्यूब का चैनल यही विजिट कर सकते हो, इस पर मैंने अभी 2023 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट्स पे 2 वीडियो बनाई है, बाकी पीछे जाके और वीडियोस चेक कर सकते हो, डेली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी जजमेंट्स वाले सेक्शन में, तो आपको 2023 के काफी वीडियोस उस पर मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हो, क्योंकि 2024 में पेपर मार्च में देने जा रहे हो, तो पूरा 2023 का जजमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड फॉलो कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको और भी अपडेट्स इस पे पता चलती रहेंगी, और भी जजमेंट्स में अभी 2023 के लाऊंगी सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज अगर मैं लेके आऊंगी तो आपके सीयूईटी के लिए अगेन वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उसको भी बने रहो, आपका कुछ भी लॉस वहां पर ना हो, कुछ भी आप स्किप ना करो। ठीक है, सो दैट्स द थिंग, ये सीयूईटी के लिए हो गया, एंड मैंने जैसा कि कहा मैं और वीडियोस इस पे बनाती रहूंगी। तो ये आपका जैसे कि देख लो कि मतलब ये आपको मेन जो फोकस करना है, जो मुझे लग रहा है जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यहाँ पर होने वाला है, दैट इज द सिलेबस। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर यही परेशान हो जाएंगे क्या पढ़ें। अब वो क्या करेंगे ना, शुरू से पढ़ेंगे। आपको डिस्टिंग्विश यहाँ पर ऐसे होना है कि आपको पहले अपने मेजर्स और माइनर्स को अलग करना है, आपको स्ट्रॉन्ग और वीक को अलग करना है। मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि यही एक तरीका है जो आपकी तैयारी को आसान बना पाएगा। अपने पूरे दिन को डिवाइड करिए 3 टाइम में, तीन सिटिंग में डिवाइड करिए। एक सिटिंग में आप मेजर पढ़ोगे, एक सिटिंग में आप माइनर पढ़ोगे, और एक सिटिंग में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक्स लगाएंगे। ठीक है, अब जिस सिटिंग में आप सबसे ज्यादा बैठने वाले हो उस सिटिंग में आप मेजर पढ़ोगे, अपना मेजर और स्ट्रॉन्ग जो आपका है उसको पढ़ोगे। सेकेंड सिटिंग जो थोड़ी सी कम होने वाली है उसमें आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, अगर आपको 2 पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करना है तो क्वेश्चन उसमें लगा सकते हो, नहीं तो जो थोड़ा सा कम वाला है पहले वाले से तो उसमें माइनर वाला पढ़ोगे, और फिर सबसे कम वाले में क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगाने हैं तो कम वाला ठीक है। अब कम का मतलब ये नहीं है कि आधा घंटा, कम से कम 1.5 घंटे, ठीक है, कम से कम, आई एम टेलिंग कम से कम 1.5 घंटे आपको क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं। आपका पेपर जो है 1 घंटा 45 मिनट का होने वाला है,
तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप 1 घंटा 45 मिनट एक प्रैक्टिस सेट पूरा लगाएं, भले डिपेंड नहीं करता, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट का ना हो कोई बात नहीं, आप एक ही सब्जेक्ट का लगा रहे हो बट लगाओ। अच्छा, मेक श्योर चाहे मॉक लगाओ चाहे प्रैक्टिस सेट लगाओ, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जब भी आप लगा रहे हो तो आप इस तरीके से लगाएं वो क्वेश्चंस को कि आप पेपर लगा रहे हो, अपने आप से लगाओ, एक एक आंसर मत चेक करो, पूरा जब अपने आप लगा लीजिए तब उसके बाद आप आंसर्स को चेक करिए, फिर आप गलत आंसर्स को पढ़िए, फिर से क्या गलती मैंने कर दी उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने का प्रॉपर टाइम दो, जितना पेपर को एनालाइज करोगे, जितना क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। So this was it guys from my side today. I hope आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। मैंने एक डिटेल डिस्कशन कर दिया बेसिकली आपका सीवीटी के सिलेबस के ऊपर, एंड अब दिमाग से निकाल दो, पार्ट ए गया तो उस पर कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि अलग से लॉ के अलावा अलग से पढ़ने में कुछ बहुत हेडेक हो जाता है और पता भी नहीं होता इंग्लिश में जो कर रहे हैं वो सही होगा ही होगा, फिर लॉजिकल रीजनिंग में सही है कि मैथ्स में सही है कि नहीं है। तो आपके लिए एक अच्छा काम हो गया है कि क्योंकि लॉ में सिलेबस तो तब भी इतना था, अभी भी इतना है, तो ना तो सिलेबस कम किया है लॉ का, ना ही क्वेश्चंस कम ज्यादा किए हैं, क्वेश्चंस उतने ही आ रहे हैं, सिलेबस भी उतना ही आ रहा है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से तैयारी करो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। बाकी अपकमिंग वीडियोज में मैं आती रहूंगी, तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।